हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता फिर से आपके सामने हाजिर हूं लेकर टॉप 20 जीएस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होंगे और बेहतरीन साबित हो रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत सोच समझकर और बहुत मेहनत से बनाया जाता है आपके लिए कि आपके एग्जाम के लिए सीधा बेनिफिट हो, ताकि इसमें आपका जितने भी कवर है, जितने भी जीएस के टॉपिक है सभी कवर किए जाए, चाहे वो साइंस के हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, भूगोल हो, कभी सभी टॉपिक इसमें कवर किए जाते हैं। तो ये ऐलान जंग सीरीज का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का कौन सा वीडियो है? उस सीरीज का 15वां सेट है। ठीक है, तो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन, किस उद्योग के भीतर उत्पादों का स्पेक्ट्रम व्यापक रूप से फैला हुआ है? यानी उत्पादों का स्पेक्ट्रम व्यापक रूप से फैला हुआ है जिसमें ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक वस्तुएं शामिल है। अब बताइए, इसमें बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर सेट और टेलीविजन ये सब कौन से किस प्रकार के आइटम है? ये सब किस प्रकार का आइटम है? कीटनाशक आइटम है? नहीं है। नहर सिंचाई? नहीं है। जूट? नहीं है। तो किस तरह का आइटम है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। कीटनाशक जो आइटम होते हैं ये किस टाइम का काम आते हैं? ये उर्वरक के साथ में डाला जाता है। उर्वरक के साथ में किसके लिए? कृषि के लिए कार्य आता है। कीटनाशक कृषि में हेल्प करता है, यानी कि प्राथमिक सेक्टर में कीटनाशक का प्रयोग अधिक होता है। दूसरा, नहर सिंचाई। नहर सिंचाई भी क्या है? कृषि संबंधित है। कृषि संबंधित है। और जूट प्रसंस्करण ये भी क्या है? कृषि संबंधित है। ठीक है, कृषि संबंधित। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्या हो गया? ये सेकेंडरी सेक्टर, यह आपका मैन्युफैक्चरिंग या उद्योग सेक्टर संबंधित है। और यहां पूछ क्या रहा है? उद्योग, यानी कि कीटनाशक, नहर और जूट क्या हो गया? ये कृषि या प्राथमिक सेक्टर हो गया। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका उद्योग सेक्टर में हो गया। जूट प्रसंस्करण के बारे में बात करें तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? सबसे अधिक उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का उत्पादन होता है। और जूट का उत्पादन क्या होता है? एक तरह से क्या है? ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल है किस पे? जो वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हैदराबाद में कौन सा समुदाय सदर उत्सव मनाता है? क्या लिखा हुआ है? सदर उत्सव। ठीक है, ये आपका फेस्टिवल, पूजा, उत्सव, लोक नृत्य, लोक गायन, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारा कल्चर का पार्ट है। यानी हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे संस्कृति को जानने का मौका देता है और इसी को समझने का मौका देता है। उसी से एक क्वेश्चन है कि सदर उत्सव जो हैदराबाद में मनाया जाता है, हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। किसकी? तेलंगाना की राजधानी। ठीक है, उसमें से ये सदर उत्सव कौन मनाता है? सदर उत्सव मनाता है यादव लोग। यादव लोग। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दिवाली के दूसरा दिन। दिवाली के बाद, दिवाली के बाद मनाया जाने वाला उत्सव होता है, यादवों के द्वारा मनाया जाता है। रजाकार कौन से होते हैं? ये जो होते हैं धोबी वाले। ठीक है, ये धोबी जनजाति से होते हैं। जो धोबी होते हैं जनरली उसको रजाकार बोलते हैं, रजक बोला जाता है। ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण आप जान रहे हैं कि किसे ब्राह्मण बोलते हैं? ब्राह्मण ही बहुत सारी कैटेगरी। पारसी, पारसियों का जो फेवरेट त्यौहार होता है, इन लोग का पारसियों का त्यौहार वो क्या होता है? नवरोज। नवरोज। ठीक है, पारसियों का त्यौहार ये क्या होता है? 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 9 वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला पारसियों का जो त्यौहार होता है, 9 वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला पारसियों का जो त्यौहार होता है उसको बोलते हैं नवरोज। और ये नवरोज यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल है। किसमें शामिल है? यूनेस्को में भी अमूर्त संस्कृति में शामिल है। अमूर्त संस्कृति में शामिल है। ठीक है, तो पारसी, अगर पारसी का फेवरेट अगर बोले कि पारसियों में एक नाम बताइए जो बहुत विख्यात हुए, तो क्या थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या थे? पारसी थे। ठीक है, यहां से आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट। ठीक है, आपको बताते हैं हमेशा से कि टूर्नामेंट से क्वेश्चन रहता है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहता है। आपका ये क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से ही, और इससे बोल रहा है सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? ये आपका भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित है। हॉकी में और अदर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आगा खान ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, इस टाइप से जो स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या हो गए? आपका हॉकी से संबंधित है। हॉकी जान रहे भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। इसका हॉकी से प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। फुटबॉल के लिए बताए थे लास्ट सेशन में कौन सा कप होता है? डुरंड कप।
संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी, इस टाइप से ट्रॉफी आपका किसमें है? फुटबॉल में। क्रिकेट से संबंधित बहुत सा ट्रॉफी होता है, जैसे रणजी, ईरानी, दिलीप, इस टाइप से जो ट्रॉफी है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। कमेंट करके बताइए कि कबड्डी का कौन सा ट्रॉफी होता है भारत में। निम्नलिखित में से किसने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक का लेखन किया है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? ये हमारे किए हैं हमारा भारत का पहला इंजीनियर, भारत का प्रथम अभियंता एवं आर्थिक नियोजन के जनक, ये कौन थे? ये थे एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया थे, जिसे भारत का प्रथम अभियंता या प्रथम इंजीनियर बोला जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? इंजीनियर डे। भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस इन्हीं के जन्म पे मनाया जाता है। किसके जन्म पे? एम विश्वेश्वरैया के जन्म पे। कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं वो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं भारत के लोग। उसी तरह से देखेंगे आपका मनमोहन सिंह क्या थे? वे अर्थशास्त्री है, या हमारे क्या होते हैं? पीएम थे, पूर्व पीएम। रघुराम राजन कौन थे? रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, पट्टाभी सीतारमन, ये आपका राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया। सूचीबद्ध विकल्पों में से प्रोटोजोआ से संबंधित रोग का पता लगाइए। बता रहा है कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ से रोग होता है जो भारत का सबसे आम रोग है या सबसे कॉमन रोग है, कौन सा है? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और मलेरिया कौन सा किससे होता है? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से। ठीक है, जनरली आप लोग को पता होगा, ये भी पता होगा कि कौन सा मच्छर होगा? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज के मच्छरों के जो सूंग होता है उसमें जिससे डंक होता है, उस डंक पे कौन सा होता है? कौन सा आपका प्रोटोजोआ बैठा होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण आपका ये होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, उसी तरह से हैजा क्या होता है? हैजा भी, डिप्थीरिया भी और निमोनिया, ये तीनों से क्या है? तीनों बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरिया से संबंधित रोग है। और मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ से संबंधित है। तो आपको एक लिस्ट बनाना होगा और लिस्ट में यह तैयार करना होगा कि विषाणु से कौन सा रोग होता है, वायरस से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है और फंगी से कौन सा रोग होता है। तो आपको इसका लिस्ट बनाना होगा। आपको लिस्ट हम टेलीग्राम चैनल जो मेरा है थर्ड आई ऑफ सक्सेस, उसमें आपको लिस्ट डाल दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से सल्फर की परमाणु संख्या क्या है? ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल से सीधा क्वेश्चन है जो कि आपको 9th 10th में देखने को मिलता है, 11th में मिलता है। तो पीरियोडिक टेबल से सीधा क्वेश्चन है। और सल्फर की परमाणु संख्या, सल्फर की परमाणु संख्या क्या होता है? इसका होता है 16। ये ऑक्सीजन का ग्रुप वाला परमाणु संख्या है। ठीक है, 16 सल्फर की परमाणु संख्या होता है। 8 किसका होता है? 8 होता है ऑक्सीजन का। और 32 किसका होता है? 32 एक क्या है? अधातु या इसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपका जर्मेनियम, ये सिलिकॉन वाला ग्रुप है। सिलिकॉन 15, 32 में आपका जर्मेनियम सिलिकॉन वाला ग्रुप में 32 में। और 10 किसका होता है? 10 क्या? अक्रिय गैस वाला ग्रुप, जिसको अक्रिय गैस वाला ग्रुप गैस है। इसका 10 में कौन हो जाएगा? नियॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस इकाई की पहचान करें जो संवैधानिक निकायों के दायरों में नहीं आती है। यानी सीधा पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि कौन सा संस्था संवैधानिक संस्था है और कौन संवैधानिक संस्था नहीं है।
तो आपको लिस्ट आपको पता है कि कौन सी संवैधानिक संस्था होगी और कौन सी नहीं होगी। अगर संवैधानिक संस्था होगी तो उसका क्या होगा, संविधान में कहीं उल्लेख होगा और उसके लिए क्या है, अनुच्छेद होगा। तो हम देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग संविधान में है, तो हाँ ये है संवैधानिक संस्था। और इसका आर्टिकल कौन सा है, इसका आर्टिकल है 324। 324 के तहत भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और जिसका काम क्या होता है, चुनाव करवाना। ठीक है। वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में हमेशा बता रही है, कौन सा होगा, आर्टिकल 280 के तहत। तो ये भी क्या है, ये भी संवैधानिक आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, ये भी क्या है, ये भी संवैधानिक आयोग है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 315। ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये आपका संवैधानिक आयोग नहीं है और इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग है, किस तरह से आयोग, ये गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक। ठीक है, गैर संवैधानिक या सांविधिक भी कहते हैं इसको। और इसका गठन कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। और मानवाधिकार आयोग के साथ में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब, 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को चार्टर के द्वारा मानवाधिकार चार्टर लाया गया था यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। वहीं से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि एक तरह से सांविधिक आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त काल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत की परिवर्तनकारी तीर्थ यात्रा पर निकला था। ठीक है, तो गुप्त काल के दौरान आप लोग पता हो कि गुप्त काल के दौरान कौन सा यात्री भारत में आया था, कौन सा चीनी यात्री, वो आया था फाहियान। तो फाहियान ऑप्शन में देख लेते हैं, वो आया था फाहियान। अब फाहियान किसके शासनकाल में आया था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे क्या होते थे, इसके दरबार में कौन रहते थे, दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न। ठीक है, उसको इस तरह से बोलते हैं 9 रत्न, यानी 9 विद्वान होते थे इसके दरबार में। जैसे कि क्या था, 9 रत्न में सबसे प्रमुख कौन थे, कालिदास, कालिदास, अमर सिंह और वराहमिहिर, इस सब 9 रत्न रहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाहियान, जो क्या था, चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, जो किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त काल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से सिलोन पर विजय प्राप्त की, पुर्तगालियों से सिलोन पर। सिलोन मतलब क्या होता है, सिलोन किसका पुराना नाम है, आप बता सकते हैं। सिलोन आपका श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। आज के टाइम पे जो श्रीलंका दिखता है उसका पुराना नाम क्या है, सिलोन। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। और सिलोन के लिए, यानी कि जैसे अंग्रेज के से भारत के लिए अंग्रेज आपका अधिकार जमाए थे, उसी तरह से डच और पुर्तगाली में सिलोन पर अधिकार जमाने के लिए उन लोग में आपस में लड़ाई होता है। भारत में भी अंग्रेज और डच के बीच और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ाई हुआ था भारत पे अधिकार जमाने के लिए। इंडिया में अंग्रेज जीते थे। और ये कब हुआ था, पुर्तगाली पर विजय प्राप्त की थी, ये 1658 में किया गया था। 1658 में डच और पुर्तगाली के बीच में लड़ा गया। अगर देखें भारत में देखा जाए कि भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियन का आगमन का हम लिस्ट देखें तो इसमें सबसे पहला नाम क्या आता है, सबसे पहला आता है पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, फोर्थ डेनिश, और सबसे अंतिम में कौन आता है, सबसे अंतिम में आता होगा फ्रांसीसी। ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे कि पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश और पांचवा फ्रांसीसी। डच यानी हॉलैंड वाले या नीदरलैंड वाले निवासी, डेनिश यानी डेनमार्क वाले निवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शीत ऋतु के में पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ किस सागर से निकलता है यानी ठंड के टाइम पे बारिश कहां से होती है, जो बारिश का पानी होता है वो कौन सा सागर से आता है, क्वेश्चन सीधा पूछा रहा है। इसका ऑप्शन है अरब सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर। तो इसको देखने के लिए हम आपको मैप के थ्रू समझाते हैं। जैसे देखिए मैप में यहां पे भारत, हमारा प्यारा भारत देखिए कहां पे, अरे यार कहां चला गया, ये डिलीट हो गया मैप। देखिए ये अरब सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर। तो इसका आंसर क्या होगा, भूमध्य सागर। इसका आंसर होगा भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर किस तरह से होता है, जैसे आप देखेंगे भारत का ये इधर से, तो यहां पे भूमध्य सागर है,
यहाँ पे एरिया पे, और यहाँ से क्या होता है, अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर है, और जैसे ही यहाँ से हवा उठती है और यह हवा सीधा होते ईरान के रास्ता होते, पाकिस्तान के रास्ता होते भारत में एंटर करती है ठंड के दिनों में, और भारत में बारिश करवाती है, भारत के क्षेत्रों में, उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश करवाती है। और इसका जो पानी होता है, इसका पानी होता है भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से, अरब सागर से नहीं आती है, लाल सागर से नहीं, इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहां चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राज्य रेणुका झील के शांतिपूर्ण आकर्षण का पोषण गृह है, ठीक है। यानी बोल रहा है कि कौन सा राज्य में रेणुका झील है, कौन सा राज्य में रेणुका झील है, ठीक है। तो रेणुका झील कौन सा राज्य में, रेणुका लेक, ये बहुत फेमस है, हिमालय के गोद में बसा हुआ खूबसूरत लेक है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश में फेमस है रेणुका झील, ठीक है। ये आपका भारत का एक आर्द्र भूमि भी है, आर्द्र भूमि, जिसे कब ऐड किया गया था, 2007 में भारत के आर्द्र भूमियों के रूप में ऐड किया गया था। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस, ये दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन के साथ दिवस बताया जा रहा है, जो आपको एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो बिहार क्या है बिहार भारत का राज्य है जिसका क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व के मामले में नंबर 1 है बिहार, घनत्व के मामले में फर्स्ट स्थान पे है। झारखंड खनिज के मामले में नंबर 1 है, और आंध्र प्रदेश किसके मामले में नंबर 1 है, आंध्र प्रदेश राजधानी, यहाँ पे 3 राजधानियां बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत कौन सा लेख अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, यानी कि आपका सीधा पूछ दिया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल, चारों आर्टिकल का नाम दिया हुआ यहाँ पे देखिए, 51, 50, 46, 49, यानी कि आप ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के कौन सा भाग में है, ये भाग 4 में है, भाग 4 में। और कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बीच में विभाजन, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, ये आर्टिकल आपका किसमें है, 50 में। आर्टिकल 46 में क्या है आपका, 46 में है SC, ST और अन्य जातियों के लिए प्रावधान क्या करेगा, राज्य करेगा। और अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में आपका, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा, महत्व के स्मारकों की संरक्षण करना है, ठीक है। ये चारों जो आर्टिकल दिख रहे हैं, चारों कौन से हैं, ये चारों राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। और नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है कि इसका ये कानूनी रूप से नहीं होता है, इस पे कानून बनाने के लिए आपको सरकार के द्वारा बिल लाना पड़ता है, इसको पास करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है। जब इसके ऊपर कानून बनाया जाता है तब जाके ये बेनिफिशियल होता है, तब जाके लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए प्राधिकार का आधार से निकलता है। बोल रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए प्राधिकार का आधार कहां से होता है, यानी राज्य या हो केंद्र सरकार, दोनों अगर किसी भी तरह से कार्य करेंगे तो उसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा भारतीय संविधान। यानी कि भारत में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी हो रहा है देश में, कोई भी कार्य किया जा रहा है, कोई भी कानून निर्माण किया जा रहा है, वो क्या है, संविधान के अंतर्गत है। तो यानी क्या हो जाएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत, ठीक है। भारत का संविधान क्या है, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। भारत का संविधान कब निर्माण कब हुआ था, ये कब बना, ये बना 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, भी आने वाला है हमारा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसी तरह से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ये आपका आर्टिकल 124 के बाद से आर्टिकल आपको मिलते हैं। भारत की संसद आर्टिकल 79, भारत की संसद 2 बार लिख दिया, कोई नहीं, इसका भारत संविधान आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में किस वास्तुकला का निर्माण अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया था? ठीक है, यहां पे देखिए अशोक ने बहुत सारा चीजों का निर्माण किया था, बहुत सारे चीजों का इंस्क्रिप्शन बनाया, शिलालेख बनवाया, ये सब काम किया आपका बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए या धर्म के प्रसार के लिए या अपने आप को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसमें से जो मुख्य था, जिसका सिर्फ मेन काम था बौद्ध धर्म का प्रसार करना, वो था आपका सी स्तंभ। सी स्तंभ, यही स्तंभ को हम क्या करते हैं, सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ। और यही स्तंभ हमारा क्या है, हमारा एम्बलम है, राष्ट्रीय एम्बलम या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जिसमें क्या होता है, 4 शेर दिखता है आपको, 4 शेर वाला आपको जो चिन्ह दिखता है, जो आपको सभी में नोट में, फोटो में, किसी में छापा हुआ था सिक्का उक्का में, वो होता है राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ। और ये कहां पे, सारनाथ में। सारनाथ कहां पे, यूपी में। ठीक है, यूपी में। उसी तरह से ये तीनों स्तूप भी क्या, ये तीनों स्तूप भी अशोक ने बनवाया था, ये तीनों स्तूप अशोक ने बनवाया था, जिसका अलग अलग काम है। भरूच स्तूप कहां पे, ये एमपी में है। महाबोधि मंदिर ये कहां पे, ये आपका बिहार में है, बिहार के बोध गया में, बोध गया में। ये क्या है आपका, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। धम्मेक स्तूप कहां पे, ये यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी होगी, इसका आंसर होगा कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी। अगर देखें वर्ल्ड मैप में, जैसे यहाँ पे देखिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या है, 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे जो अफ्रीका है, ये वाला, ये अफ्रीका है, और ये अफ्रीका के बीच में ये क्या है लाइन, ये लाइन भूमध्य रेखा, और ये अफ्रीका के बीच में कांगो नदी है, जो कांगो नदी इस टाइप से काटती है और इस टाइप से प्रवाह होती है, यानी कि भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो नदी, कांगो नदी। और एक अमेजन नदी है, अमेजन नदी कहां पे निकलता है, ये आपका साउथ अमेरिका में, जो साउथ अमेरिका वाला है, ये वाला रिश्ता, यहां से अमेजन नदी प्रवाह होती है। यहाँ पे क्या है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की बड़ी नदी, बड़ी नदी। और नील नदी, ये है दुनिया की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। ये क्या है, और नील नदी भी इस तरह से निकलती है यहां से विक्टोरिया झील से, और इस तरह से प्रवाह होते हुए और यहां भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। तो बताए थे आपको कि हर प्रत्येक सेशन में, प्रत्येक जो टॉप 20 क्वेश्चन होता है, उसमें एक क्वेश्चन आपका लोक नृत्य से पूछा जाएगा। इसलिए लोक नृत्य का वीडियो हम कल लेके आएंगे। कल आपका वीडियो चैनल पर डल जाएगा, लोक नृत्य और लोक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हैं डांडिया, भवाई और गरबा, ये तीनों क्या होते हैं, तीनों गुजरात में मनाए जाते हैं, तीनों गुजरात में मनाए जाते हैं। डांडिया आप देखो, डांडिया वाला खेलते हो, तो तीनों जो लोक नृत्य गुजरात का है। और होजागारी ये कहां का है, ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2023 का कैम्ब्रिज वर्ड क्या है? ठीक है, हर साल कैम्ब्रिज डिक्शनरी और या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इस टाइप से जो डिक्शनरी होते हैं, हर साल नए नए वर्ड का निर्माण, नए नए वर्ड को खोज करते हैं और नए नए वर्ड को एक साल ऑफ द ईयर, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। तो उसी तरह से 2023 का वर्ड ऑफ ईयर, वर्ड ऑफ ईयर किसे घोषित किया गया? तो इसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा घोषित किया। तो कैम्ब्रिज वाला बोला, कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है, ये घोषित किया था हेलुसिनेट को, यानी मति भ्रम को। ये साल का 2023 का वर्ड घोषित किया गया हेलुसिनेट को। इसको याद रख लीजिए, एग्जाम में निश्चित इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग एग्जाम के हिसाब से पढ़ते रहिए। उसी तरह से कैम्ब्रिज के साथ में अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का देखें, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2023 का वर्ड क्या था, रिज, REZZ, रिज। ये आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है भारत बोल रहा है कौन सा संस्थान और आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो कौन सा संस्थान मिलकर आयुष मंत्रालय के साथ समझौता किया? आयुष मंत्रालय भारत सरकार का विभाग है, जिसका मुख्य काम है भारत में आयुष संबंधी या आयुर्वेदिक संबंधी औषधि को निर्माण करना, उसका बढ़ावा देना, और लोगों को एलोपैथिक होता है, जो इंग्लिश दवाई है जिसको कहते हैं, उसको से दूर हटाकर पारंपरिक चिकित्सा या आयुर्वेद पर फोकस करना होता है। उसी के लिए यहां पे एक परियोजना सहयोग समझौता किया गया। और ये किसके साथ में किया गया? ये किया विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में किया गया। इसका अगर हेडक्वार्टर देखेंगे कहां पे,
इसका हेडक्वार्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये है वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में। कहां पे ये वाशिंगटन? यूएसए में। उसी तरह से आईयूसीएन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संघ, आईयूसीएन, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर आप लोग लास्ट बताए थे सेशन में, ये कहां पे? ये है ग्लैंड में। ग्लैंड कहां पे? स्विट्जरलैंड। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कहां पे इसका संस्थान? ये दिल्ली में है। ठीक है। उसी तरह से खाद्य और कृषि संगठन, जो खाद्यान्न और कृषि के लिए विश्व का सबसे बड़ा विभाग है, इसको हम लोग नाम दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म एफएओ। इसका संगठन, इसका कहां है मुख्यालय? इसका मुख्यालय है रोम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना? तो T20 क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज ना तो भारत से है, ना पाकिस्तान से है, ना अफगानिस्तान से है, ना आपका ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये कहां का है? ये आपका न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, जिसका नाम है टीम सऊदी। टीम सऊदी कहां का है? ये न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड टीम को क्या बोलते हैं हम लोग? कीवी का टीम बोलते हैं, कीवी बोला जाता है न्यूजीलैंड टीम को। राशिद खान, ये कहां का खिलाड़ी है? ये आपका अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का बॉलर है। साकिब उल हसन, ये कहां का है? ये बांग्लादेश का बॉलर है। मोहम्मद सामी, ये जिन्हें अभी भारत में हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया किन्हें? मोहम्मद सामी को, जो 2023 में 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीम सऊदी, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी का आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? ठीक है। तो आकाश एनजी मिसाइल किस टाइप का मिसाइल है? जो आकाश मिसाइल है, आकाश एनजी मिसाइल, फंस गया, आकाश एनजी मिसाइल, ये आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है। यानी कि इस तरह से मिसाइल है, सरफेस से हिट करेंगे तो एयर में जाके हिट करेगा। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसका परीक्षण कहां से किया गया? इसका परीक्षण किया गया चांदीपुर से, चांदीपुर से। ठीक है। यही पूछा ना, परीक्षण कहां से किया गया? चांदीपुर कहां पे है? कौन सा राज्य में? ये उड़ीसा राज्य में। ठीक है। ये उड़ीसा राज्य में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य। ठीक है। थैंक यू। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।